हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे कि स्टेट ऑफ मैटर किस तरह से चेंज होती है, जिसमें हमने टेम्परेचर इफेक्ट देख लिया था। आज हम सेकंड इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, क्या प्रेशर चेंज करके भी हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से ये स्टेट आपस में इंटरचेंज होती है प्रेशर के बेसिस पे, चलो देखते हैं। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग हम लोग गैस से करते हैं। सपोज कि हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया। सिलेंडर क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और इस पर हमने पिस्टन प्लेस किया, दैट इज द पिस्टन। ओके, और इसमें हमने फिल कर दिए गैसेस पार्टिकल। तो इसमें क्या फिल किए गए गैसेस पार्टिकल। तो यहां जो स्टेट है वो मैटर की कौन सी स्टेट है, गैसेस स्टेट। अब हमने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, प्रेशर P अप्लाई किया। तो यहां पर क्या होगा, सेकंड केस देखना है। अगेन वही सिलेंडर है, ओके, और प्रेस करने के बाद वो पिस्टन थोड़ा अपनी पोजीशन से डाउन पोजीशन पे आ गया। वही सिलेंडर पिस्टन क्रूजिबल है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो, पार्टिकल्स देखो पहले से पास पास आ गए। अब पार्टिकल्स पास पास आने की वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स ज्यादा वॉल्यूम कवर अप कर रहे थे, अब पार्टिकल तो उतने ही लेकिन उनका वॉल्यूम कम हो गया। तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस कम हो गए और पार्टिकल बिल्कुल पास आ गए। पास आने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो इनकी स्टेट गैस से चेंज हो जाती है, क्या बन जाती है, लिक्विड। तो ये कौन सी स्टेट में आ गए, लिक्विड। तो हमने यहां क्या किया, बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां नहीं रुके, हमने और प्रेशर अप्लाई किया। तो फर्दर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे। तो अगेन मैंने सिलेंडर और पिस्टन का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, सेम सिलेंडर वही पिस्टन, और इस बार हम लोगों ने इसमें क्या किया, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। तो पिस्टन की पोजीशन और डाउन हो गई, देखो, ठीक है। तो और प्रेशर अप्लाई किया P, तो बाई अप्लाइंग मोर प्रेशर। अब क्या हुआ, और प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स और पास पास आ गए। तो इंटर स्पेसेस बचे ही नहीं, इनके बीच में बहुत लेस हो गए। इस केस में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और स्ट्रॉन्ग हुआ और स्टेट क्या बन गई, सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह से हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, देन सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ गैसेस हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही इजीली प्रेशर अप्लाई करने के साथ ही अपनी स्टेट चेंज कर सकती है। ओके, तो क्या समझ आया, हायर इज द प्रेशर, ठीक है, लेसर इज द इंटर पार्टिकल स्पेसेस एंड हायर इज द, या स्ट्रॉन्गर इज द अट्रैक्शन फोर्स व्हिच हेल्प टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो मैं अगर यहाँ लैंग्वेज में लिखना चाहूं कि प्रेशर का स्टेट चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ध्यान रखना, when pressure is increased, when pressure is increased, then क्या होगा, then particles become more closer या फिर compressed, then gaseous particles compressed। ठीक है, गैसेस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। सो इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिकम्स लेस, ठीक है, ये लेस हो जाएंगे, एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बिटवीन द पार्टिकल्स
becomes more stronger, becomes more stronger, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गर होंगे, so gaseous state या gases converted into liquid state, कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट। हमने और प्रेशर अप्लाई किया, फर्दर बाय अप्लाइंग further pressure, by applying further pressure, this liquid state converted into solid, ठीक है। तो सॉलिड कैसे बना, समझ आया आप लोगों को। तो गैस में प्रेशर अप्लाई किया, लिक्विड बना, लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई किया, सॉलिड बना, सॉलिड से प्रेशर रिलीज किया, कम किया तो फिर लिक्विड, और लिक्विड से फिर प्रेशर रिलीज किया तो गैस, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी गैसेस हैं जो रूम टेम्परेचर पर आपको प्रेशर अप्लाई करने से अपनी स्टेट चेंज करते हुए दिखाई देती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अमोनिया NH3 जो गैस होती है, ध्यान रखना NH3 हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई की जा सकती है। सिमिलरली SO2 गैस भी की जा सकती है। और हम बात करें CO2, ये सारी गैसेस जो हैं ये प्रेशर रूम टेम्परेचर पर प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। और CO2 तो एक ऐसी गैस है जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, लास्ट सेक्शन में बात की थी। जब ये सॉलिड स्टेट में होती है, इस पर अगर प्रेशर रिमूव कर दें तो ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस स्टेट में, ठीक है। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इवेपोरेशन। तो आप लोगों को चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले तो इसको मार्क कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। इवेपोरेशन होता क्या है, देखो हमने बॉइलिंग पढ़ी थी। बॉइलिंग में क्या था, बॉइलिंग में आपका लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा था, अपनी स्टेट चेंज कर रहा था, राइट। इवेपोरेशन में भी वही होगा, यहां भी लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट तो होगा लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा। यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जितनी भी टेम्परेचर रेंज है, इवेपोरेशन उन सभी पे हो सकता है। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले चीज ध्यान क्या रखना है, यहां पर लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होती है, गैसियस, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल। देखते हैं कैसे। इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है गैसेस या वेपर फेज में, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान क्या रखना है, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर रेंज पर ही ये काम होगा, ठीक है। क्यों होता है वो मैं आपको रीजन बात कर रहा हूँ, फिलहाल डिफाइन देखते हैं इसकी। तो द फिनोमेनन in which liquid converted into vapor phase, कौन सी फेज में कन्वर्ट होगा, वेपर फेज। ध्यान रखना यहां पर, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और इनटू वेपर फेज एट ऑल टेम्परेचर ranges below its boiling point, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर होगा, इज कॉल्ड इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। इसको हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही ये सारा खेल होने वाला है। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर हमने फिल किया हुआ इसके अंदर, है ना।
और इसका वाटर लेवल हमने चेक कर लिया। 2 दिन तक इस ग्लास को ऐसे ही पड़ा रखा, ठीक है, रखे रखे क्या इसका वाटर लेवल कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। तो वाटर लेवल कम हो जाएगा, या हो सके कि वाटर, हो सकता है कि वाटर हो ही ना, उससे बचे ही ना। तो वाटर कहाँ आ गया? वो वाटर क्या बन चुका है? वेपर बन चुका है। अब क्वेश्चन ये कहता है चलो ठीक है वाटर वेपर बन गया, लेकिन वो वाटर वेपर बना क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस दिया नहीं, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो टेम्परेचर तो हमारा रूम टेम्परेचर, सपोज कि 30 डिग्री सेल्सियस ही हमारा रूम टेम्परेचर था। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये किससे हुआ? ये इस टेम्परेचर पे हुआ, जो बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम। तो ये पार्टिकल क्यों यहाँ से निकल गए? तो क्यों का आंसर मैं आपको दे रहा हूं, तो आप इसका रीजन अच्छे से समझना कि रीजन होता क्या है एक्चुअल में। सपोज कि ये एक सरफेस है, या बाउल ले लो आप, और इसमें वाटर फिल किया हुआ है हमने, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक बीकर है और इसमें भी हमने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। तो किसमें से वाटर बहुत जल्दी इवोपरेट होगा, वेपर बनेगा? इसमें से। क्यों? क्योंकि इसमें सारा का सारा वाटर सरफेस पे है। तो एक्चुअल में क्या होता है देखना, जो पार्टिकल्स सरफेस पे होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ बॉन्डेड होते हैं। बिल्कुल सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन सरफेस में जो पार्टिकल होते हैं ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, तो ये हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो कब ये मूव करते वक्त अगर थोड़ा भी फोर्स ज्यादा लग गया तो ये अपनी सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाता है, ओके। और उसके लिए इन्हें ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम सारे पार्टिकल को थोड़ी यहाँ से इवोपरेट कर रहे हैं, एक एक पार्टिकल सरफेस से निकल रहा है। बात समझ पा रहे हैं आपको? तो इस केस में क्या हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है या नॉर्मल फोर्स भी इनको कहीं से मिल रहा है, तो ये पार्टिकल्स अपनी सरफेस को छोड़ देते हैं। और जैसे ही पार्टिकल्स ने सरफेस छोड़ी, ये पार्टिकल्स एयर के साथ चला जाता है। पार्टिकल सरफेस छोड़ता है, एयर उसको अपने साथ ले जाती है। तभी तो एयर में ह्यूमिडिटी होती है। तो एयर ह्यूमिड क्यों होती है, ये भी समझ आ गया इससे आपको, ठीक है। तो इस केस में पार्टिकल से सरफेस से ही निकलते हैं। बल्क में जो बॉटम पार्ट जो होता है इसको बल्क बोलते हैं। बल्क में जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने प्लेस को नहीं छोड़ते, ओके। और पार्टिकल धीरे धीरे करके सरफेस से निकलते हैं। तो जितनी बड़ी सरफेस होगी पार्टिकल उतना ही ज्यादा एस्केप करेंगे, और उस केस में ये आपका वाटर धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो इस तरह से वाटर किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। सिंपल। तो ये क्या था? इवेपोरेशन। अब आता है कि इवेपोरेशन जो है क्या इसको कोई चीज इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल। इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ आ गई होगी। डिफाइन रिपीट कर रहा हूं। द फिनोमेनन इन व्हिच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज एट ऑल टेंपरेचर्स रेंजेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इससे आगे बात करते हैं कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये पूरा 3 मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन सुनना, डिफाइन इवेपोरेशन एंड आल्सो राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। 3 मार्क क्वेश्चन बनता है सीधा। तो अब हम बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी सीरीज में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अगर आपको इसका फिनोमेना समझ आ गया कि कैसे काम कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट फैक्टर जो है, जो आपको हर बार की तरह ध्यान होना चाहिए, अभी अभी बात नहीं की इस बारे में, दैट इज सरफेस एरिया। क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, तो यहां पर सरफेस एरिया की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन कौन सा फिनोमेना है? एक सरफेस फिनोमेना है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी भी घर में देखा होगा कि आपकी मदर या कोई भी जब आपका क्लोथ वॉश करती है, ठीक है, तो आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ वो उन्हें फैला करके सुखाती है या फिर वो डायरेक्टली ऐसे ही रख देते हैं, वो ड्राई हो जाता है? नहीं, ऐसे नहीं रखा जाता। उसे क्या किया जाता है? पूरी तरह से फैला के रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फैलाने से क्या होता है?
फैलाने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे पार्टिकल्स के एस्केप करने की रेट क्या होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है और इस वजह से वो जल्दी ड्राई हो जाता है। सिमिलरली हम बात करें, आप टी लेते हैं तो टी आप एक कप में लेते हैं, ठीक है, उस कप की बजाय आप एक सीपर में अगर लें या सॉसर में अगर लें तो उस केस में क्या होगा, कौन सा वाला पार्ट जल्दी वहां पर कूल होगा, बिल्कुल कौन सा कूल होगा, जो आपका सॉसर या सीपर में लिया गया है। इस केस में क्या हुआ, एरिया ज्यादा हुआ और एरिया ज्यादा होगा तो वहां इवोपरेशन होगा और इवोपरेशन से चीजें ठंडी हो जाती, कूल हो जाती है। इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम आते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होना बहुत इजी है। इवोपरेशन क्या है, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, ठीक है। सो व्हेन सरफेस एरिया increases, when surface area increases, higher is the rate of evaporation। वहां पर इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट होगी। तो आपके पास अगर कोई भी कंडीशन गिवन होती है जिसमें एक में सरफेस एरिया कम है और एक में ज्यादा है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सिंपल। सेकंड फैक्टर हम लोग लेते हैं, दैट इज टेम्परेचर। आपके सामने दो ग्लासेस दी गई हैं, ठीक है, केस समझना। फर्स्ट ग्लास में जो वाटर है वो कूल वाटर है, सेकंड ग्लास में जो वाटर है लेकिन वो हॉट वाटर है। कौन पहले इवोपरेट होगा, ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन क्यों बढ़ जाती है, इसको समझते हैं। फिर से बीकर लिया और बीकर में वाटर फिल कर दिया, ठीक है। इवोपरेशन में कौन से पार्टिकल बाहर निकलने वाले हैं, सरफेस के पार्टिकल। क्या चाहिए उन्हें बस एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए ताकि वो जंप कर जाए। तो इस केस में क्या होगा, देखना, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हम लोगों ने पढ़ा इसी चैप्टर में। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो मोशन है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और इस केस में बाहर निकलने के चांसेस, यानी कि अपने बल्क वाले पार्टिकल्स को छोड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और इसलिए सरफेस से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होते जाएंगे। यस और नो। तो हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द रेट ऑफ इवोपरेशन। सिंपल। तो मैं लिख सकता हूं, हायर इज द टेम्परेचर, higher is the rate of evaporation। सिंपल, बहुत इजीली समझ आ रहा है। ऐसा क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड इफेक्ट क्या आ रहा है, तो थर्ड इफेक्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, तो क्वेश्चन ये कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। एयर जो होती है, एयर अपने पार्टिकल्स के बीच में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रैप करके रखती है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैप बाय द एयर पार्टिकल्स इज नोन एज ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में क्या होता है, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत उमस सी हमें लगती है, ठीक है। तो स्वेटिंग उस वक्त क्यों होती है, क्योंकि जो आपकी बॉडी पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही है वो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर कैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि एयर में ऑलरेडी क्या है, वाटर। अब इस केस में अगर एयर में ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी एयर में अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा, तो कुछ ना कुछ अमाउंट उसको रिक्वायर्ड हमेशा रहता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इवोपरेशन फास्ट होगा। देखना, दो केसेस बता रहा हूं। फर्स्ट केस है ह्यूमिडिटी, क्या है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। amount of water present in air is called humidity। तो ह्यूमिडिटी क्या है, तो समझ आ गया आपको। अमाउंट ऑफ वाटर, वो वाटर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब आपके सामने दो केसेस है। फर्स्ट केस है कि सपोज यहाँ पर वाटर रखा है, यहाँ भी उतना ही अमाउंट का वाटर रखा हुआ है,
ठीक है, सेम सरफेस एरिया सब कुछ सेम है। इस एरिया में जो एयर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, यानी कि यहां पर ह्यूमिडिटी पहले से ही ज्यादा है। इस पे जो एयर आ रही है वो एयर ड्राई है, ठीक है, ये एयर क्या है, ड्राई है, यानी इसमें ह्यूमिडिटी कम है। तो इस केस में क्या होगा, जब दोनों जगह एयर यहां पर फ्लो करेगी तो ये वाले सरफेस के पार्टिकल्स जल्दी उस एयर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी में कुछ अमाउंट तो एयर को रिक्वायर्ड होता है, और अगर एयर ड्राई है तो वो क्या करेगी, सरफेस से वाटर को इवोपरेट करेगी। तो अगर ड्राई एयर होगी यानी ह्यूमिडिटी कम होगी तो उस केस में रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा, और ह्यूमिडिटी पहले से ही ज्यादा है तो भाई उसकी भी एयर की तो कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ट्रैप नहीं कर सकती। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ट्रैपिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कम होगा, तो यहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वाटर कम लेगा और इवोपरेशन कम हो जाएगा। तो ये एक रेसिप्रोकल हुआ, क्या करना, हायर इज द ह्यूमिडिटी लेसर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड लेसर इज द ह्यूमिडिटी हायर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो आपको सिंपली समझ आ गया। तो यही चीज में लिखा, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट आता है, तो ह्यूमिडिटी का बहुत सिंपल इफेक्ट है, हायर इज द ह्यूमिडिटी of air, lesser is the rate of evaporation. सिंपल, तो कब रेट ऑफ इवेपोरेशन लेस होगा ये भी इजीली समझ आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है विंड स्पीड। विंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विंड स्पीड के केस में क्या होगा, हवा कितनी तेज चल रही है, देखो जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी सरफेस के पार्टिकल में डिस्टरबेंस उतना ही ज्यादा होगा, और वो अपनी जो प्लेस है उसको छोड़ करके हवा के साथ चले जाएंगे। सिंपल, तो विंड स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हायर इज द स्पीड ऑफ विंड। तो यहां पर सिंपल हम लिख सकते हैं, व्हेन विंड स्पीड इज इंक्रीज। ठीक है, आपने देखा होगा, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कभी बारिश के दिनों में अगर जो क्लोथ्स है वो ड्राई नहीं होते क्योंकि हम छत पे नहीं सुखा पाते, तो वहां पर उनको टेम्परेचर जो सनलाइट से मिलता है वो नहीं मिलता। तो उस केस में अब हम क्या करते हैं, हम रूम में सारे कपड़ों को फैला करके फैन को बहुत स्पीड से चला देते हैं, ठीक है, या फिर मॉपिंग कर रही होगी मतलब फ्लोर की, तो उस केस में भी फैन को फुल स्पीड से ऑन कर देते हैं। इससे क्या होता है, उससे विंड की स्पीड बढ़ जाती है, और विंड की स्पीड बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है और आपकी वो चीज जल्दी ड्राई हो जाती है। तो व्हेन विंड स्पीड इज इंक्रीज्ड देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, उस वक्त आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स अगर बहुत तगड़ा वाला है, यानी एक पार्टिकल ने दूसरे वाले पार्टिकल को टाइटली होल्ड किया है, तो क्या वो उसे जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो उस केस में इवेपोरेशन स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लोअर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो यहां सिंपली क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, okay, lower is the rate of evaporation। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। एग्जांपल में आप ध्यान देना, हमने लिया अल्कोहल, ईथर और वाटर। तो ईथर के जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, और वाटर के सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अल्कोहल इनके बीच में लाई करता है। तो इस केस में क्या होगा, इवेपोरेशन किसमें फास्ट होगा, तो देखना मैंने ऑप्शन क्या क्या लिए, ईथर से ज्यादा होगा इवेपोरेशन किसके अंदर,
अल्कोहल, और अल्कोहल से ज्यादा होगा वाटर में। ध्यान रखना ये रेट ऑफ इवोपरेशन नहीं है, ये इनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, ये है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है तो ये सबसे जल्दी इवोपरेट होगा। तो ईथर का एक हम देख सकते हैं, ईथर जो है आपके पाम पे रखते से ही वो उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है वो बहुत ही वीकली, देखो वीकली स्ट्रेंथ वाले हैं, तो वो बहुत जल्दी इवोपरेशन करते हैं, जबकि अल्कोहल का थोड़ा धीरे होता है और सबसे धीरे इवोपरेशन होता है इन तीनों में से वाटर का, ठीक है। उसका समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है, देखो स्ट्रेंथ हो गया, विंड स्पीड हो गया, तो सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट होता है नेचर। नेचर ऑफ द सब्सटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, इस केस में क्या होता है, नेचर ये बताता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कितना है। जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका रेट ऑफ इवोपरेशन भी कम होगा, ध्यान रखना, उल्टा होगा, ठीक है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज्यादा है, मतलब उसको पहले से ही तोड़ने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब उसकी पार्टिकल को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट भी तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट, लोअर इज द रेट ऑफ इवोपरेशन। तो ये हुआ उसका नेचर। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस में क्या लिख सकता हूं, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट, lower is the rate of evaporation। सिंपल। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ इवेपोरेशन को। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाती है गैसियस फेज में या वेपर फेज में, लेकिन ये कब होता है, ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके लिए कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर वगैरह देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, अपने आप होने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि एक सरफेस फिनोमेनन है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि पार्टिकल जो सरफेस से जल्दी एस्केप कर जाएंगे। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। तो अगर एयर ड्राई होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी, और अगर एयर पहले से ही वेट है या ह्यूमिड है तो उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। विंड स्पीड, अगर एयर फास्टली मूव कर रही है तो उस केस में डिस्टर्बेंस सरफेस पे ज्यादा होगा, और सरफेस पर अगर डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर पार्टिकल्स ने एक दूसरे को टाइटली होल्ड किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो इजीली इवेपोरेट नहीं होंगे और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस जो है उनका नेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रखता है, अगर ऑलरेडी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। ये सारे थे फैक्टर अफेक्टिंग, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। यस, तो इवेपोरेशन हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन हो गया। अब बात आती है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। तो आज हम वो डिफरेंस क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो और वैसे तो आपको पता चल गया कि इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर होता है। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो हम डिस्कस करें डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ठीक है। तो हमें किस किस में डिफरेंस देखना है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस देखना है। स्टार्ट करते हैं। वन साइड हो गया हमारा इवेपोरेशन, अदर साइड हो गया बॉइलिंग, ओके। ये सेपरेट हो गया। फर्स्ट पॉइंट, क्या इवेपोरेशन अपने आप होने वाला फिनोमेना है? इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, यस। तो फर्स्ट पॉइंट होता है इवेपोरेशन इज ए नेचुरल फिनोमेना, ठीक है।
नेचुरल फिनोमेना होता है, जबकि आपका बॉइलिंग जो है, जो बॉइलिंग के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है ना, बॉइलिंग इज एन आर्टिफिशियल फिनोमेना। ठीक है, तो बॉइलिंग क्या होगा, हमेशा आर्टिफिशियल फिनोमेना होगा, जबकि इवेपोरेशन आपका नेचुरल फिनोमेना होगा। सेकंड, जो इवेपोरेशन है वो हमेशा बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये हमने बात की है। ठीक है, तो इवेपोरेशन occurs below boiling point, जबकि boiling occurs at a fixed boiling point। जो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी बॉइलिंग पॉइंट, उसी टेम्परेचर पे ही ये प्रोसेस होगा। ठीक है, ये सिर्फ सरफेस पर होने वाला फिनोमेना है। हमने बात की यहाँ पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, सिर्फ कहां से होते हैं, सरफेस पर। तो इवेपोरेशन में इट इज रिटन, इट इज ए सरफेस फिनोमेना। ठीक है, कौन सा फिनोमेना हुआ, सरफेस, यहां से सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, एंड इट इज ए बल्क फिनोमेना। ये बल्क फिनोमेना क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर सारे पार्टिकल्स, आप बॉइल करोगे तो नीचे वाले पार्टिकल भी ऊपर आएंगे, वो भी आपका वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे और सरफेस के भी होंगे, लेकिन यहां सिर्फ कौन से होंगे, सरफेस के पार्टिकल ही इवेपोरेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, इट कॉजेज कूलिंग। देखो हमेशा ध्यान रखना, इवेपोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग। जहां भी इवेपोरेशन होगा वहां अपने आप कूलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन बॉइलिंग के केस में ऐसा नहीं है, इट डज नॉट कॉज कूलिंग। लास्ट पॉइंट है अपना नंबर 5। देखो इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है, ये डायरेक्टली कभी नहीं हो जाता। आपने देखा होगा, आप वाटर रखेंगे उसको इवेपोरेट होने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि हम इसमें कोई भी एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करते। तो इट इज ए स्लो प्रोसेस। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियली, हमने देखा। तो इट इज ए फास्ट प्रोसेस। तो ये फास्ट प्रोसेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डिफरेंसेस है किसमें, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, इवेपोरेशन जो है वो आपका नेचुरल फिनोमेना होता है, जबकि बॉइलिंग आपका आर्टिफिशियल फिनोमेना होता है। इवेपोरेशन में हमेशा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर सारी वर्किंग होती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसी पे जो वर्किंग होगी वो आपका बॉइलिंग होगा। नेक्स्ट, इसलिए एक सरफेस फिनोमेना होता है और ये एक बल्क फिनोमेना होता है। यहाँ पर causes कूलिंग, इवेपोरेशन कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि बॉइलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। और इवेपोरेशन क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है, जबकि बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस होता है। तो ये था इवेपोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।